हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का नोवा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड बुक का। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं शांति के बारे में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। शांति क्या है? शांति युद्ध रहित अवस्था को क्या कहा जाता है? शांति कहा जाता है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का ही अर्थ है कि विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे की सत्ता और स्वतंत्रता का सम्मान करें और आपसी सहयोग को बढ़ावा दें। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि किन तरीकों से विश्व में शांति बनाए रखी जा सकती है। अपने सुझाव दीजिए। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए अनेकों तरीके हैं जिन्हें निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। विश्व शांति स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखे। यानी हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि विश्व में अगर हमें शांति स्थापित करना है तो पहले अपनी अपनी सीमाओं की देख रेख कर लेना चाहिए, ताकि हम अपने क्षेत्रों को देख लेंगे कि भाई हमारा बॉर्डर यहाँ तक है, ताकि कोई दूसरा देश हमारे देश पर अटैक ना करे। वैसे तो आपको तो पता ही है कि चाइना हर बार क्या करता है कि भारत पर कहीं ना कहीं अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे राष्ट्र की बात हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व शांति स्थापित तभी हो सकती है जब क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना पॉसिबल हो। जिस प्रकार हर राष्ट्र अपनी अखंडता प्रभुसत्ता को जरूरी मानता हो या आवश्यक मानता हो, उसी प्रकार वह दूसरे राष्ट्रों की अखंडता और प्रभुसत्ता को भी जरूरी समझे या आवश्यक समझे। अतः किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता तभी कायम रह सकती है जब सभी देश एक दूसरे पर आक्रमण ना करें। आपको तो पता ही है प्यारे बच्चों कि हर देश कहीं ना कहीं अवैध रूप से किसी न किसी देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उसके जमीन को लेकर वाद विवाद हो जाता है। हम बात करते हैं जैसे चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। तो भाई इस तरीके से शांति स्थापित करना ना पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं, किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्य पर अटैक कर दे। यद्यपि राज्यों के बीच मतभेद आवश्यक होते हैं, लेकिन ऐसे मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना चाहिए, हिंसात्मक रूप से नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे जो देश हैं, जैसे बड़े बड़े जो देश होते हैं, तो कई बार क्या करते हैं कि वो इंटरनल मामले में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शांति तभी स्थापित हो सकती है जब सारे देश मिलजुल कर एक साथ समान व्यवहार करें और अच्छे तरीके से रहें। शांति स्थापना के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। आमतौर पर देखा जाता है कि शक्तिशाली जो राष्ट्र होता है वो कमजोर देशों को आर्थिक सहायता दे देता है। जैसे हम बात करते हैं चाइना, और उनके आंतरिक मामलों में वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो ऐसे कई राष्ट्र होते हैं जो गरीब देशों की तो मदद करते हैं, लेकिन वो देश जब सक्षम नहीं हो पाते हैं पैसे देने में, तो उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। अतः सभी राष्ट्रों को चाहिए कि वह विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि शांति के समक्ष समकालीन चुनौतियों का वर्णन कीजिए। शांति के मार्ग में आने वाली बाधाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? शांति की स्थापना करना, लेकिन यह अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शक्तिशाली देश आज भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जैसे अमेरिका, तथा अंतर्राष्ट्रीय का प्रयोग उचित है, परंतु अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का प्रयोग हानि होता है। एक बार शुरू हो जाने पर यह निर्णय से बाहर हो जाती है और अपने पीछे सिर्फ मौत और बर्बादी ही छोड़ जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो कहीं ना कहीं
शांति स्थापित करने के लिए अनेकों कदम उठाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि शक्तिशाली देश कहीं ना कहीं छोटे देश हो चाहे गरीब देश हो तो कहीं ना कहीं उन पर अटैक करके उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका ने इराक को अपने कब्जे में लेने की कई बार कोशिश करी। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए, अथवा हिंसा समाज की मूल संरचनाओं में रची बसी है, स्पष्ट कीजिए। संरचनात्मक के विभिन्न रूप जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों के साथ आज समाज में क्या होता है, भेदभाव होता है और उन पर कई तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। परंतु देखा जाए तो वर्तमान समय में भेदभाव अब नहीं होता, जिसे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। और प्रतिसत्तात्मक, यहाँ पर आपको प्रतिसत्तात्मक लिखना है। परिवार में पुरुषों का प्रधान समझा जाता है, यानी हम बात कर रहे हैं कि प्रतिसत्तात्मक में परिवार में पुरुषों को क्या माना जाता है, मुखिया यानी प्रधान माना जाता है, और स्त्री को महत्व नहीं दिया जाता। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, उत्पीड़न आदि के रूप में महिलाओं के साथ हिंसा की जाती है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों रंग भेद। अमेरिका और पश्चिमी देशों में रंग भेद के आधार पर अफ्रीका और एशियाई लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका तथा मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में आंदोलनों का सहारा लिया। सांप्रदायिकता, धार्मिक घृणा के कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, और ब्रिटिश सरकार ने भारत में फूट डालकर भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया, और सांप्रदायिकता को इन्होंने बढ़ावा दिया था जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जिससे देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो समय समय पर दंगे फसाद होते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि अहिंसा पर गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है कि किसी को भी शारीरिक चोट, मानसिक चोट हो या आजीविका की हानि पहुंचाने तक के विचारों को छोड़ देना चाहिए। और उनके अनुसार यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी की मदद की है तो मैं हिंसा का दोषी कहलाऊंगा। और गांधी जी अहिंसा के सकारात्मक रूप को मानते थे। उनके अनुसार अहिंसा कल्याण और अच्छाई का रास्ता है। अहिंसात्मक व्यक्तियों को अत्यंत गंभीर स्थिति में भी क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। आने पर भी कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यह एक सक्रिय शक्ति है जिसमें कार्यकर्ता और कमजोरी का एक स्थान नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो बहादुरी की अहिंसा है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कि कह दिया था कि अगर अहिंसा की बचाव ना कर सके तो निष्क्रियता की शरण में जाने की जगह हिंसा का सहारा लेना बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि शांतिवाद से आप क्या समझते हैं। शांतिवाद ऐसे लोग हैं जो विवादों को सुलझाने के लिए युद्ध और हिंसा के स्थान पर शांति का उपदेश देते हैं। और शांतिवाद भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, इसमें व्यवहारिक सिद्धांत है। तो पहले हम बात करते हैं सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर सैद्धांतिक शांतिवाद लिखना है। युद्ध, घातक हथियार, हिंसा या किसी तरह की जोर जबरदस्ती को नैतिक रूप से गलत मानते हैं। व्यवहारिक शांतिवादी यह विवादों का समाधान करने के लिए युद्ध में बेहतर शांति को मानते हैं। देखो हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है कि सैद्धांतिक शांतिवाद क्या है। कि समाज हो चाहे देश हो, कहीं पर भी युद्ध होता है तो युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से अगर खत्म किया जाता है, यानी युद्ध नहीं किया जाता, यानी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेने को ही शांतिवाद कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं क्योंकि युद्ध में धन ज्यादा खर्च होता है और लाभ कम होते हैं। इस प्रकार शांतिवादी न्यायपूर्ण संघर्ष में हिंसा के प्रयोग में विरुद्ध है। वह अत्याचार से लड़ने की आवश्यकता पर बल देते हैं, लेकिन अत्याचार करने वाले का मन जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेम और सत्य का रास्ता चुनना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हथियारों की होड़ से विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो आइए देखते हैं विपक्ष और पक्ष में इसके तर्कों के बारे में पढ़ लेते हैं। पक्ष में तर्क, कुछ लोगों का मानना है कि सशस्त्रीकरण
आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे सशक्तिकरण लिखना है कि आक्रमणकारी राज्य के मन में भय उत्पन्न कर देगा और वह युद्ध नहीं करेगा। इसलिए अधिकतर राज्य अधिक से अधिक क्या करते हैं, हथियार बनाना चाहते हैं ताकि शांति की स्थापना हो सके। विपक्ष में तर्क। कुछ लोगों का मानना है कि निशस्त्रीकरण से विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि हथियारों की होड़ को रोकना, और कई बार ऐसा सोचा जाता है कि शांति स्थापित करने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए या शस्त्रीकरण करना चाहिए। देखो, शस्त्रीकरण का मतलब होता है युद्ध करना, आप हथियारों से युद्ध कर सकते हो, और निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियारों की होड़ को रोक देना और हथियार ज्यादा से ज्यादा जो बनाए जाते हैं उसके ऊपर रोक लगा देना ताकि हथियारों से युद्ध ना करना। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु ऐसा करने से विश्व में तनाव बना रहेगा। इससे शांति, प्रेम और विश्वास के स्थान पर भय, डर, अविश्वास आदि वातावरण का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। केवल निशस्त्रीकरण के माध्यम से ही शांति को प्राप्त किया जा सकता है, यानी हथियारों की होड़ में जो वृद्धि होती है उसको रोका जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। वर्तमान में लोग शांति क्यों चाहते हैं? इतिहास के घटनाक्रम का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वर्तमान में व्यक्ति का जीवन अत्यंत सुरक्षित नहीं है। अगर देखा जाए तो आज भी व्यक्ति शांति की स्थापना करना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। मानव में शांति की कीमत को इतिहास की विभिन्न घटनाओं से समझा है। इतिहास के घटनाक्रम प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में अत्यधिक अगर देखा जाए तो जनहानि, धन हानि बहुत ज्यादा हुई थी। इन युद्धों में अगर देखा जाए तो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया था, यानी स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जैसे हम बात करते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी ने एक दूसरे के शहरों पर बमबारियां की और जापान के 2 शहरों पर बम गिराए गए थे, हिरोशिमा, नागासाकी के ऊपर। क्यूबा मिसाइल संकट के कारण विश्व पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा, जैसे कि सारी मानवता सभ्यता जो है अब वो नष्ट हो जाएगी। तो ये जो आप पढ़ोगे ना, क्यूबा मिसाइल संकट, ये 12th में पढ़ोगे। ये विचारधारा की लड़ाई के कारण उत्पन्न हुआ था, पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर। अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।